बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक हमने, जैसे कि आपको पता है कि हमने जुडिशरी के हवाले से क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, तो इन शॉर्ट हमने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने किस तरह करके अटैम्प्ट करना है। इसके हवाले से अगर रिकमेंडेड बुक्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आल दो ये अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो ऑथर हैं वो भी मौजूद नहीं है, तो 8-10 साल पुरानी ये बुक है, 18th अमेंडमेंट तक ये अपडेटेड है। बट जहाँ तक ये मौजूद है, जहाँ तक ये बुक है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत बेहतरीन है। एक्चुअल जो कंसेप्चुअल मटेरियल कंपैरेटिव स्टडी के साथ वो आपको इसमें मिलेगा। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप पेपर जब हम देखेंगे तो हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कुछ जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स होते हैं, जब तक आपके पास ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स नहीं होंगे आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं सकते। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो पहला कंसेप्ट मौजूद है वो आर्टिकल 4 में है, जिसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहते हैं, या उसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये रूल ऑफ लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या चीज़ है। इनफैक्ट ये आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है। सेकेंडली, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स। अब जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ एक और चीज़ सेम हमारे पास पार्ट में मौजूद है जो कि कहलाती है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। तो मेनली ये चीज़ देखी जाती है दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स। आप इसका फ़र्क बताएं कि इन दोनों का फ़र्क क्या है, और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कि ये एब्सोल्यूट हैं या नहीं हैं। अक्सर एक फ्रेज़ कही जाती है दैट फंडामेंटल राइट्स आर लाइक द मून, और जो मोरालिटी है वो इज़ जस्ट लाइक द लाइट ऑफ द मून। तो इट मीन्स कि जो मोरालिटी है वो फंडामेंटल राइट के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स मॉरल स्टैंडर्ड्स को क्रॉस करेगा तो ऑल दो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर कॉल्ड द इनएलिएनेबल राइट्स। व्हाट इज मेंट बाय इनएलिएनेबल राइट्स? इनएलिएनेबल राइट्स वो होते हैं जो आपसे अलग ना किए जा सकें। बट अगर आप उस मोरालिटी के सर्कल से बाहर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपके ये इनएलिएनेबल राइट्स आपसे ले लिए जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9 में पढ़ते हैं कि जनाब सेफ गार्ड है अगेंस्ट जो है आपका जो लाइफ एंड लिबर्टी के हवाले से, तो उसमें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी शख्स उसकी जो लाइफ है वो उससे नहीं छीनी जा सकती, लेकिन एक एंड पे लफ्ज़ है बट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इट मीन्स कि किसी शख्स को उसकी जान से, ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जा सकता, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के तरीक़ाकार के मुताबिक। अच्छा, बात यह है कि क्या कानून का तरीक़ाकार कोई है किसी की जान लेने का? तो CRPC है ना। ट्रायल क्या है? वो बताता है कि अगर आपने किसी शख्स को फांसी तक पहुंचाना है तो पहले उसके ऊपर आप इस तरह करके मुकदमा चलाएंगे, उसको सफाई का मौका देंगे, और फिर जाकर एंड पे आप उसको ट्रायल को कंक्लूड करेंगे। ये है इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो सेकेंडली हो गया कि फंडामेंटल राइट्स के हवाले से क्वेश्चन। और उसके बाद बेसिकली जो पाकिस्तान है वो क्या है? वो एक फेडरेशन है। अब इसमें जो मेन चीज़ क्या है, फेडरेशन का जो कंसेप्ट है ही क्या? फेडरेशन का कंसेप्ट ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय अगर मैं डिवीजन का लफ्ज़ देखूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर हो, और डिवीजन ऑफ पावर कैसी हो? बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। अभी अगर करंट सिचुएशन की मैं आपको बात करूँ तो जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त आज पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर 2 आपको मार्च नज़र आ रहे होंगे, और एक मार्च है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध मार्च कर रही है अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसा क्यों है? मसला क्या है? इनफैक्ट हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान इज़ अ फेडरेशन, और फेडरेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फेडरेशन इसी के ऊपर बेस करती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान। अब ये जो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान जो पावर, इसको बैलेंस कैसे करना है कि ताकि पाकिस्तान की अगर हम सिंपल सी बात करें तो पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं। कभी अगर थोड़ा सा आप लोग सोचें, हमारे पास 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम, जस्ट लाइक यूके। यूके में कौन सा सिस्टम है? यूनिटरी सिस्टम है।
पाकिस्तान में कौन सा है? फेडरल है। अमेरिका में कौन सा है? फेडरल। अब अगर क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम ही क्यों, आपसे इस किस्म का एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आप एनालाइज करें कि जी पाकिस्तान के लिए यूनिटेरियनिज्म क्यों नहीं, पाकिस्तान में फेडरलिज्म ही क्यों ज़रूरी है। तो फेडरलिज्म इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं। पंजाब की बात करें, पंजाबी, और अगर हम मुल्तान से आगे चले जाएं तो सराइकी बेल्ट आ जाएगा। KPK की बात करें, वहाँ पे पख्तून हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पर सिंधी लोकल और मुहाजिर मौजूद हैं। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर पठान और बलोच मौजूद हैं। तो पाकिस्तान में एथनिक डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी में हर जो एथनिक ग्रुप है वो चाहता है कि हमारा जो भी हमारी पहचान है वो कायम रहे। हर बंदा अपनी पहचान को कायम रखने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, NWFP ने अपना नाम चेंज करके क्या रख दिया, KPK क्यों रखा कि जी हम पख्तून है, हमारी पहचान है। बलूचिस्तान में कहते हैं बलोच जी हमारी ये पहचान है, सिंध में सिंधी कहते हैं हमारी ये पहचान है, और पंजाब में पंजाबी कहते हैं हमारी पहचान है। तो जब डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हों तो वो यूनिटरी सिस्टम में नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए होता है कि जहाँ पर जिस मुल्क में सिंगल कम्युनिटी है तो वहाँ पर आप उसको यूनाइटेड रख सकते हैं यूनिटरी सिस्टम में, बट जहाँ पर आपके डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हों तो वहाँ पर फेडरल सिस्टम ही होता है। और जो फेडरल सिस्टम होगा उसमें डेफिनेटली हर प्रोविंस ये चाहेगा कि उनकी जो एथनिसिटी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके हकूक़ उनको दिए जाएँ। अब ये हकूक़ की तकसीम कहाँ पे होनी है? फेडरेशन में। ये सारी की सारी जो लड़ाई है ये किस चीज़ की होती है? डिवीज़न ऑफ पावर की। इसके लिए ना पाकिस्तान के अंदर एक बहुत मेन जो रोल एंड टास्क है वो है 18th अमेंडमेंट का। अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे जुडिशरी के हवाले से तो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के फेडरल स्टेटस के हवाले से आपको डिस्कशन 18th अमेंडमेंट की नज़र आएगी कि 18th अमेंडमेंट ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। कभी आपसे पूछ लिया जाएगा 18th अमेंडमेंट की बात आएगी तो 18th अमेंडमेंट में जो असल जिक्र आएगा वो आएगा कंकरेंट लिस्ट का। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है, इसको रिमूव क्यों किया गया था? अब मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितनी लिस्ट है? इसमें एक लिस्ट है, दो नहीं, कितनी है? एक। अब एक लिस्ट का मतलब क्या हुआ? इसमें एक लिस्ट है कि जो कहता है कि जी ये जो पावर्स किसके पास हैं? वफाक के पास। वफाक मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो बाकी पावर्स किधर चली जाएंगी? उसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया कि ऑल द रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं वो स्टेट के पास होंगी। स्टेट मीन्स प्रोविंस के पास होंगी, मतलब सूबे के पास होंगी। तो वफाक को क्या कर दिया? 18वीं तरमीम ने लिमिट कर दिया और बाकी सारी पावर उठाकर किसको दे दी? सूबे को दे दी। पावर्स को इस तरह करके डिवाइड कर लिया, मतलब एक लफ्ज़ आपके सामने आ गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या सूबाई खुद मुख्तारी। तो बेसिकली 18वीं तरमीम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के हवाले से, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, या ये कंकरेंट लिस्ट का क्या अफेक्ट हुआ, ये डिस्कशन जो है वो जुडिशल लेवल पर बहुत से भी ज़्यादा आपको पेपर के अंदर नज़र आएगी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया हमारा ये पॉइंट जो आपका फेडरलिज्म का है। फोर्थली इसमें जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर की बात आ जाएगी, और सेपरेशन ऑफ पावर के साथ नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स हैं कि इन चीज़ों को समझे बगैर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते। और अगर आप एग्ज़ाम के पैटर्न पे जाएंगे तो बहुत बार वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है वो पेपर का जो सेंट्रल थीम है वो नज़र आएगा। सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें डिस्कशन करना पड़ेगा पाकिस्तान में सिस्टम कौन सा, क्या पार्लियामेंट्री है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अगर पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव होता है इट इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। बोलना नहीं है तुमने अभी, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होता है जनाब। तो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर की बात करते इट मीन्स के जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। तो इनको तो सेपरेट करना पॉसिबल ही नहीं है। अब कुछ लोगों को तो शायद थोड़ी सी समझ आ गई और कुछ लोग कह रहे होंगे पता नहीं सर ये कौन से एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, कौन सा लेजिस्लेचर है, ये इसका पार्ट कैसे होता है। देखिए एग्जीक्यूटिव हमारी कैबिनेट है, काबीना है, वज़ीर हैं। ये वज़ीर बनते कहाँ से हैं? ये मेंबर ऑफ़ द पार्लियामेंट होते हैं, और पार्लियामेंट हमारी क्या है? वो हमारा लेजिस्लेचर है। तो जब आपका एग्जीक्यूटिव बन ही कहाँ से रहा है? लेजिस्लेचर से बन रहा है।
तो आप पावर को सेपरेट कैसे करेंगे कि जनाब एग्जेक्टिव अपना काम करे और लेजिस्लेचर कौन करे, अपना काम करे, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से वो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा कि जो जुडिशरी की इंटरफेरेंस इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द एग्जेक्टिव, उसकी इंटरफेरेंस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। और जुडिशल रिव्यू फिर उसके बाद चेक एंड बैलेंस की सूरत में आ जाता है कि पाकिस्तान में जुडिशरी के पास पावर है कि वो किसी भी लॉ को जुडिशल रिव्यू के ज़रिए से नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे भी करंट एक इशू चल रहा है कि जिसमें पीका जो पाकिस्तान का एक ऑर्डिनेंस है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के हवाले से एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट की गई है जिसके ज़रिए से जो FIA को इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर सकती है जो न्यूज़ वगैरह के हवाले से फेक न्यूज़, जो कोई ऐसे मामलात करे। तो अभी उसके ऊपर अदालत ने क्या किया, अदालत ने उसके ऊपर अभी जो है वो मेंटेनेबिलिटी की सूरत में उसको कहा जी मेंटेनेबल हम सुनते हैं, अभी सुनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर करे जी नल एंड वाइड, तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है, ये अदालत का इख्तियार उसके ऊपर है। तो यहाँ पर अभी कौन सी चीज़ होगी अदालत के इख्तियार के हवाले से। अब क्या है कि ये बेसिकली सारा कुछ किसके गिर्द घूम रहा है, सेंट्रलाइज, इसका पॉइंट कौन सा है, आपका जुडिशल रिव्यू है। तो ये बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले अगर आपको आते होंगे तो यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपका हर साल बन रहा होगा। उसके बाद इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है, और पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पर हमें डेफिनेटली नज़र आएगा क्वालिफ़िकेशन डिसक्वालिफ़िकेशन की एक बहस नज़र आएगी कि क्वालिफ़िकेशन क्या है और इसके हवाले से डिसक्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके अलावा जो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आएगी, जो डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो इसके ज़रिए से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से, अब ये कौन कौन से डिफरेंट, ये सवाल बहुत बार आया पेपर में, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए इसमें कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी। इसमें इस्लामिक आइडियालॉजी कौंसल आ जाएगा, इसमें नेशनल इकोनॉमिक कौंसल आ जाएगा, उसके अलावा इसके अंदर और बहुत सी आपकी ऐसी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल अगर आपका बना हुआ है तो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के हवाले से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस किस्म के बहुत सी जो इदारे यहाँ पर क्रिएट किए गए वो सारे के सारे आपको पेपर के अंदर शॉर्ट नोट की सूरत में जो है वो रिपीट। तो जितने इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर पेपर में मौजूद, अगर मैं आपको एक पेपर के हवाले से बताऊँ तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इस किस्म के आते हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसल, कौंसल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक कौंसल और नेशनल फाइनेंस कमीशन। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन हो गया, और उसके अलावा क्या है जनाब, कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI है, उसके अलावा नेशनल फाइनेंस कमीशन है। ये इस किस्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके बारे में नोट ये ज़रूर हम लोगों ने इसको देखना है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नोट है वो आ जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के अगर हम रोल एंड टास्क की बात करें, प्रेसिडेंट की पावर की बात करें, तो प्रेसिडेंट की सबसे मेन जो पावर है वो कौन सी पावर है, मुल्क में एमरजेंसी लगाने की पावर है। एमरजेंसी जो लगाएगा वो किस तरह होगा, या प्रेसिडेंट के पास पावर है टू पास एन ऑर्डिनेंस, जो टेम्परेरी लेजिस्लेशन की सूरत में वो पास करता है, उसके हवाले से उसके बारे में पूछा जा सकता है। और 9th नंबर की जब हम बात करेंगे तो हमारा जुडिकेटर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिकेटर के चैप्टर के हवाले से यहाँ पर पर्टिकुलरली जो पावर्स हैं, किसकी पावर्स, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उसके हवाले से हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। आर्टिकल 184 के हवाले से, 199 के हवाले से, इश्यूज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो रिट है उसके हवाले से जो क्वेश्चंस हैं हमें नज़र आएंगे। 10वां क्वेश्चन हम पेपर से देख के डेवलप करते हैं। ये सिर्फ आपको समझाना था कि ये वो मेन चीज़ें हैं जो आए हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो हमारे पास्ट पेपर्स हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो पास्ट पेपर्स हैं उसके हवाले से किस किस्म के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। और हम डिस्कस करेंगे वही जो हमारा न्यू पैटर्न के लास्ट 3 पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनाब सिविल जज का जो पेपर है हमारे पास, लाहौर हाई कोर्ट का 2020 का जो लास्ट पेपर था, क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। देखें अब उसने आपको कंफ्यूज कर दिया, आप परेशान हो गए। क्या कोई बंदा मुझे बता सकता है उसने किस चीज़ के बारे में सवाल किया है? जी, प्रेसिडेंट के बारे में, PM के बारे में, किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में किया है जनाब। अब वहाँ पर जिसने प्रेसिडेंट लिखा, जिसने PM लिखा, पहली बात तो यह है कि अगर इतना डाइवर्स उसमें जवाब आ रहा है प्रेसिडेंट और PM, तो एक बिल्कुल सही और दूसरा बिल्कुल ही गलत।
अब छोटी सी जिसमें देखें, वो कह रहा है कि जी रोल ऑफ, ये अगर समझ आ गए तो इसमें साफ़ कर दूँ ताकि थोड़ा सा मैं वो पेपर में इसमें समझाने में आपको आसानी हो, पास पेपर को जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। देखें वो कह रहा है जी आप ये बताएं कि रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन आया 2020 के अंदर, रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। अब ये बेस किसके ऊपर कर रहा है? पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है, और स्ट्रक्चर क्या है कि पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आप लोगों को, असल में आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, आपने फेसबुक को टाइम देना होता है, ट्विटर को टाइम देना होता है, व्हाट्सएप को टाइम देना होता है। इतने मसरूफ़ लोगों से अगर हम टाइम की रिक्वेस्ट करें, थोड़ा सा वो बुरा लगता है कि आप लोग अपने, लेकिन फिर भी अगर कोई मसरूफियत में से थोड़ा सा टाइम निकाल ले तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मेरे 2 लेक्चर्स अपलोड हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन फिंगर टिप है, और एक इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 लेक्चर्स अगर आप सुनेंगे ना, एक में ये सारी चीज़ें जो इस किस्म के क्वेश्चंस हैं उनका आपको जवाब मिल जाएगा, और दूसरे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिवाइज हो जाएगा कि इसको हमने किस तरह करके करना है। अच्छा जनाब, पहले हम बात करते हैं कि जो रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट आर 2 डिफरेंट पर्सन्स। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन किसके हवाले से है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो कैबिनेट बनाता है, कैबिनेट कौन बनाता है? वजीर आजम कैबिनेट बनाता है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये वजीर आजम, तो अगर हम बात करें रोल की, तो रोल का कब पता चलेगा हमें? रोल का हमें उस वक्त पता चलेगा, अब रोल के नाम पे हमजा के मुंह में पानी आ गया, वो देख लो, उसको लग रहा है कि कुछ चिकन रोल की बात हो रही है, समोसे वाले रोल की बात हो रही है, कैसे रोल की बात हो रही है। तो रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट में आप बताएं कि पीएम अपॉइंट कैसे होता है, पीएम का इलेक्शन कैसे होता है, पीएम के हवाले से उसकी जो पावर्स हैं, पीएम की पावर्स क्या हैं। तो एक सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर आप पीएम का पूरा रोल एंड टास्क, और वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो कैबिनेट है, कैबिनेट को किस तरह रन करता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली किस चीज़ के हवाले से था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ द लॉन्ग परसिस्टिंग डिमांड ऑफ द स्मॉलर प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। इन योर ओपिनियन व्हाट एक्सटेंट ओल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010 सेटिस्फाई द सेड डिमांड। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है तकरीबन हर बार आपको नजर आएगा। ये बेसिकली फेडरलिज्म, शुरू कहाँ से क्वेश्चन होगा कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरेशन में बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या है कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना। यहाँ पे हम सेंटर का जिक्र करेंगे कि सेंटर कौन है? हमारा जो पार्लियामेंट जिसको चलाती है, जिसमें वज़ीर आज़म बैठा होता है, और उसके बाद वफाक के हैं कि हर सूबे की अपनी अपनी आपको असम्बली नज़र आएगी। तो ये जो पावर डिवाइड होने का मतलब है ये नहीं कि आधे पलवान वफाक के पास और आधे पलवान किसके पास होंगे? सूबे के पास। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड की जाएंगी। कुछ चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन का इख्तियार किसके पास होगा? वफाक के पास होगा। कुछ चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन का जो इख्तियार होगा वो किसके ऊपर होगा? वो प्रोविंसेस के ऊपर होगा। बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। और 18वीं तरमीम का मैंने आपको बताया, थोड़ा सा यहाँ पर समझ ले, मैंने पता नहीं कितनी बार अगर आप लोगों ने सुना होता। पहले क्या था? पहले ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में 3 लिस्टें थीं। एक कि जी ये चीज़ें किसका इख्तियार है? ये वफाक का इख्तियार है। ये किसका इख्तियार है? जी ये सूबों का इख्तियार है। ठीक हो गया। एक होती थी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट का मतलब होता है एक साथ। कंकरेंट लिस्ट में क्या था? कंकरेंट लिस्ट में ये था कि अगर ये वाले मामलात हैं तो इस पे सेम टाइम पे वफाक भी कानून साजी कर रहा है, कर सकता है, और प्रोविंस भी कानून साजी कर सकता है। असल में तो कंकरेंट लिस्ट का बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि कुछ ऐसे मामलात जिनको ज़्यादा तवज्जो चाहिए तो उनको वफाक की भी तवज्जो मिले और उनको प्रोविंसेस की भी तवज्जो मिले, कि उसके हवाले से बेहतर कानून साजी हो सके। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जिनको दोनों वफाक और सूबे दोनों की ज़रूरत है। तो ये कंकरेंट लिस्ट के तौर पर यहाँ पर मौजूद था। अब हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ ये हुआ कि दर हकीकत ये होना चाहिए था कि दोनों के दोनों स्टेक होल्डर्स वफाक एंड प्रोविंस उन सब्जेक्ट्स पर बेहतर तरीके से कानून साजी करते। इधर इल्ज़ाम तराशी स्टार्ट हो गई। वफाक कहता है जी सुबह ठीक काम नहीं करता, सुबह कहता है कि जी वफाक ठीक काम नहीं करता। जैसे भी आपको मैंने बताया सिंध में क्या हो गया, दोनों मार्च निकले हैं ना। वफाक कह रहा है सुबह ठीक काम नहीं कर रहा, सुबह कह रहा है
वफाक ठीक काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बजाय इसके कि आप किसी की कोई बेहतरी करें, आप इल्ज़ाम तराशियों पर आ गए। तो इसका फिर फर्दर क्या सोल्यूशन निकाला गया? इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जी कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये इख्तियारात में इनके हवाले से चेक एंड बैलेंस से बढ़कर अभी तजावुज़ का मामला आ गया। तो फिर क्या किया? कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन से और एक लिस्ट डाल दी कि जी ये फेडरल लिस्ट है, इन मामलात पे वफाक कानून साजी करेगा, और बाकी जो भी होंगे उसको रेजिड्यूरी का लफ्ज़ दिया और कहा कि जी बाकी मानदा रेजिड्यूरी पावर स्टेट के पास चली जाएंगी। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर कौन कानून साजी करेगा? सूबा कानून साजी करेगा। ये बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, सूबाई खुद मुख्तारी आ गई कि सूबे के इख्तियारात में जहाँ जहाँ पर वफाक कोई इंटरफेरेंस कर सकता था उस इंटरफेरेंस को क्या किया गया? ख़त्म। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फेडरलिज्म का कंसेप्ट आना चाहिए, आपको डिवीज़न ऑफ पावर का पता होना चाहिए, आपको कंकरेंट लिस्ट का पता होना चाहिए, आपको 18वीं तरमीम का पता होना चाहिए, 18वीं तरमीम में जो सेक्शन अमेंड हुए उसका पता होना चाहिए और उसका अफेक्ट क्या है। बेसिकली ये क्वेश्चन सारे का सारा इस पर रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट जनाब पेपर की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास जो है वो 2019 का है। अब इसमें क्या आ गया? एक तो क्वेश्चन आ गया रोल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, और एक कौन सा आ गया आपका? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का। जब भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात आएगी तो हमने चीज़ों को मिक्स करना है, कंबाइन करना है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास फेडरलिज्म का पूरा कंसेप्ट मौजूद है तो इसके हवाले से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड 2019 के हवाले से अगर मैं आपको पास पेपर के क्वेश्चंस की बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या है जनाब? व्हाट इज मेंट बाय जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड व्हाट इज थॉट टू बी द एसेंशियल टू द रूल ऑफ लॉ। अब देखें जी उसने क्या किया, एक कह दिया जुडिशियल इंडिपेंडेंस और उसको मिक्स कर दिया किसके साथ? रूल ऑफ लॉ के साथ। अब देखें मैंने आपको क्या कहा कि ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। अब तीन कंसेप्ट्स को आपस में मर्ज कर दिया गया सिंगल क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि जब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल इंडिपेंडेंस की तो पहले तो हम सेपरेशन ऑफ पावर तो करें ना, जुडिशरी को सेपरेट करें फ्रॉम द एग्जेक्टिव। अब इसके लिए हमें वो आर्टिकल याद होना चाहिए जिस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि जनाब आपका जो जुडिशरी है इट वाज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव and according to the 1973 constitution it was stated in the constitution that judiciary will be separated from the executive as soon as possible। तो आपको इस हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि जनाब पहले जुडिशरी वाज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये अलग तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब है कि हमारी जो अदलिया है वो अपने फैसलों में, अपनी अपॉइंटमेंट्स में, अपने मामलात में आज़ाद होगी। एक जज जब आज़ाद अपॉइंट होगा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस के ज़रिए से पार्लियामेंट के रोल एंड टास्क और रिकमेंडेशन पर अगर अपॉइंट नहीं होगा और वो अपनी सीनियरिटी के एक उस लेवल के मुताबिक अपॉइंट होगा, क्वालिफिकेशन को मीटअप करके होगा, तो हमारी अदलिया आज़ाद होगी। क्योंकि जब कोई किसी पे, अब तो सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं और जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होंगी तो आपकी अदलिया कभी भी आज़ाद नहीं होगी। और जो आज़ाद अदलिया होगी वो क्या करेगी? किस चीज़ को इस्तेमाल करेगी? जुडिशल रिव्यू को इस्तेमाल करेगी। और जुडिशल रिव्यू में वो क्या करेगी कि हर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के गलत फैसले को जुडिशली वो रिव्यू कर सकेगी। और मुल्क में क्या आएगा? मुल्क में आएगा रूल ऑफ लॉ। क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जनाब आपके मुल्क में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? कब होगा? अदलिया आज़ाद होगी तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या करेगी? फॉलो करेगी। लेकिन बात फिर वही है कि जब तक आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप कंसेप्ट, अब इसमें ये तो उसने नहीं कहा कि जी राइट आर नोट ऑन द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अभी तक जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं कहीं पे कोई राइट और नोट तो आपने नहीं देखा, सिंपल क्वेश्चन नहीं देखा। क्वेश्चंस बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स हैं उसके ऊपर हमेशा क्या करेगा? बेस करेगा। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है। राइट शॉर्ट नोट ऑन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल और नेशनल फाइनेंस कमीशन। जो मैंने आपको बताया था कि एक सवाल कहाँ से डेवलप हो सकता है? आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से। तो ये आपके 2019 के पेपर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं वो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और एक जनरल क्वेश्चन आ गया और एक क्वेश्चन किसके ऊपर बेस कर रहा है। और ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन आपके जुडिशरी में होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लोग उनके रटे रटाए जवाब ना दें, बल्कि वो लोग आगे आएँ जो ख़ुद से कुछ लिख कर उसका दुरुस्त जवाब देने की अहलियत रखते हैं। अच्छा जी, जुडिशरी का तीसरा पेपर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाई कोर्ट लाहौर के हवाले से 2017 में जो पेपर आया था, अगर हम उसको डिस्कस करें तो जी पहला क्वेश्चन
देखें, अब गौर से सुनना है आपने। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आल्सो डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ सर्टन फंडामेंटल राइट्स। अब उसने आपसे ये नहीं कहा दैट व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर उसने नहीं भी कहा तो पहले हम उसको बताएंगे तो ज़रूर कि फंडामेंटल राइट होते क्या हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, इसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत इस चीज़ से पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला चैप्टर स्टार्ट ही कहाँ से होता है, फंडामेंटल राइट से होता है। और फंडामेंटल राइट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है उसका ये हिस्सा है। तो अगर फंडामेंटल राइट ना हो तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी मुकम्मल नहीं कहलाएगा। और आप इसमें एग्जांपल देंगे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की कि व्हेन इन 1787 यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो पास होने के लिए जो आगे आया, स्टेट्स के पास चला जाता है तो वहाँ पर उसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं और स्टेट्स इनकार कर देती हैं कि जब तक फंडामेंटल राइट्स इसमें ऐड नहीं किए जाएंगे ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहला ही नहीं सकता। तो पहली 10 अमेंडमेंट्स होती हैं बिल ऑफ राइट की सूरत में और फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1789 के अंदर वो जाके क्या हो जाता है, पास हो जाता है। यहाँ पे हमारी आई सिग्निफिकेंस। अब देखिए उसने आगे क्या किया, उसने कहा कि जनाब एक तो आप बताएं मुझे फंडामेंटल राइट्स की 2017 के पेपर है ना, ये 17 के सिग्निफिकेंस आप बताएं। सिग्निफिकेंस बताने के लिए ज़रूरी है, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स बताने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको पहले बताएं कि फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, फिर उसकी सिग्निफिकेंस बताएं। और अगला क्वेश्चन उसने क्या किया, अगला क्वेश्चन कहाँ से उठाया, ये उठा दिया। मिक्स उसने कैसे किया है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द फंडामेंटल राइट्स में बी सस्पेंडेड। तो फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन की जब हम बात करेंगे तो हमें प्रेसिडेंशियल पावर के अंदर नजर आएगा कि व्हेन प्रेसिडेंट इंपोजेस इमरजेंसी, तो इमरजेंसी इंपोज करते वक्त वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। और क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये मोरालिटी के साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर गवर्नमेंट हालात के मुताबिक आप, हाँ, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान even cannot be suspended during the emergency but the fundamental rights may be suspended। तो एक पूछा जाता है कि सवाल इस तरह पूछा जाता है कि which article of the constitution of Pakistan remains intact even in the emergency when all the fundamental rights जो है वो आपसे ले लिए जाते हैं। तो फिर भी कौन सा आर्टिकल उसका हमेशा होता है, even के the constitution is abrogated suspended, आर्टिकल 4। ये ना एब्रोगेट होता है ना सस्पेंड होता है, ये प्राइम आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमेशा क्या होता है, ये आपके मुल्क में हमेशा इंटेक्ट रह जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगी जनाब, हमें सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहाँ से उसने उठा लिया कि ये सस्पेंड कब होते हैं, इमरजेंसी राइट्स की सूरत में ये सस्पेंड होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जुडिकेटर से। अब जुडिकेटर से उसने क्या कर लिया, दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हमसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आप पहले ये बताते हैं कि जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है। आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसको डिफाइन करते हैं, 184 को भी करते हैं, 184(3) को भी करते हैं। 184 अलग है, 184(3) अलग है। अब जिसको ये नहीं पता वो क्या करेगा, 184 है कि जनाब जो भी गवर्नमेंट्स के मामले होंगे क्लास 1 वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। गवर्नमेंट वफाक का मामला सूबे के साथ, सूबे का मामला सूबे के साथ। 184(3) इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू द 5 फंडामेंटल रिट्स जो आपकी हैं वो 184 नहीं, 184 क्लास 3 में है। जो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट की पावर है वो आर्टिकल 184 क्लास 3 में सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो 184 में भी दो चीज़ें आ गई। आर्टिकल 185 को आप डिफाइन करेंगे तो आप पहले तो ये बताएंगे कि अपीलेट मामलात में सिविल और क्रिमिनल की जो भी अपीलें होंगी वो किसके पास जाएंगी, वो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। 185(3) को एक्सप्लेन करना जरूरी है, लीव टू अपील। व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन द अपील एंड लीव टू अपील। तो जिसने इस लेवल पर जाकर इसको अटेम्प्ट किया, और वो कौन करेगा, जिसने किताब को पढ़ा है, ना कि वो बंदा करेगा जिसने किस चीज़ को पढ़ा है, जिसने की को पढ़ा है और उसने उसका रट्टा लगाया। वहाँ पर आपको ऐसा कोई भी फ़र्क नज़र, आप 184 को खोल के एक्सप्लेन करें, 185 को खोल के एक्सप्लेन करें, 186 को एक्सप्लेन करें, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 186 के साथ 186 186(a) को एक्सप्लेन करें कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग आर केस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। फिर उसकी रिव्यू की जुरिस्डिक्शन आ जाएगी। जब आप ये सारे मामलात एक्सप्लेन करेंगे तो तब जाकर ये क्वेश्चन आपका पूरा होगा।
दैट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहले बताएं कि आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है इसका लफ्जी मतलब क्या है। अब ज्यूरिसडिक्शन के मतलब के लिए आपको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ेगा, आपको सहारा लेना पड़ेगा किसी ना किसी, आपको क्या कहते हैं, डिक्शनरी का मतलब ले लें, किसी ज्यूरिस्ट का हवाला दे दें। और यहाँ पर आपको कोई ना कोई केस ला जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज की थी। अगर बाकी भूल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे 8 लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है ना, जो नवाज शरीफ वाला केस है वो 184(3) में कहाँ पे लगा था, सुप्रीम कोर्ट में लगा था। आप उसी का हवाला दे दें जनाब, ये केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में लगा था। उसके अलावा जो मुशर्रफ साहब वाला केस है वो कहाँ पे लगा था, जो जफर अली शाह वाला केस है वो कहाँ पे लगा था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा था। तो आप वहाँ पर इसकी जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसका हवाला दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अगर देखें तो कोई भी क्वेश्चन जो एज इट इज़ नहीं है, जिसका कंसेप्ट बेहतर है, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अगर हम बात करें एडिशनल सेशन जज के हवाले से तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होगा, एडिशनल, अच्छा जो सिविल जज के स्टूडेंट्स हैं ना वो कोशिश किया करें कि एडिशनल सेशन जज के पेपर ज़रूर हल करें। उसका रीज़न ये है कि जो एडिशनल सेशन जज का पेपर पैटर्न होता है नॉर्मली वहाँ से क्वेश्चन किधर आ जाते हैं, सीजे के अंदर आ जाते हैं, थोड़ा सा मोल्ड करके अगर आप उसको पढ़ें तो। अब यहाँ पे अगर हम एडिशनल में तो इसका पार्ट ही अलग है, पूरा एक पेपर है जिसके 2 हिस्से हैं, एक हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का और एक इसका हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। एडिशनल का पेपर 2020, अब 2020 का पेपर भी देखें जनाब। अब ये कौन सा पेपर था, 2019 में क्या आया था, क्या चीज़ आई थी, इंस्टीट्यूशंस आए थे ना। 2020 एडिशनल सेशन जज, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जो पेपर यहाँ पे 19 में आया वो ASJ में कहाँ चला गया, 20 में, क्योंकि पेपर बनाने वाला का एक ही बंदा है जिसने ये भी पेपर सेट करना और वो भी पेपर सेट करना है। तो जब पेपर उसका माइंड सेट एक है तो वो माइंड को यहाँ से उठाकर वहाँ, क्योंकि देखें CJ वाले हमेशा CJ के पेपर पढ़ते हैं और ASJ वाले कहते हैं CJ का तो लेवल ही कोई नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर हम CJ की क्लास में नहीं बैठेंगे, हम ASJ के स्टूडेंट हैं। वो पहले लेवल उतना कर लो, फिर आप सीधे कर लो, फिर आप अलग अलग कर लो, कोई मसला कोई नहीं है हमें। तो बात क्या है, बात ये है कि हम नहीं पढ़ते। क्यों, वो CJ, ओ भाई अब क्या समझ आया, उसने 19 में किधर दिया है CJ और 20 में किधर दे दिया उसने, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले का माइंड सेट एट है, उसने इसको इंटरचेंज करना है। तो CJ वाले ASJ के पेपर देखे और ASJ वाले CJ के पेपर ज़रूर देखे, क्योंकि CJ वालों के लिए वो CJ के पेपर से रिपीट नहीं करेगा। CJ वालों के लिए किसको रिपीट करेगा, वो ASJ के पेपर, और ASJ वालों के लिए कौन सा पेपर रिपीट करेगा, वो CJ का पेपर। अच्छा ये आगे चलें। फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन is a sine qua non for the holding of free election. What is the formation and duties of the election commissioner? What remedy is prescribed by the constitution of the election? तो जो इसमें बेसिकली इस वक्त ये क्वेश्चन कब आ रहा है, 2020, इससे पहले एक अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, 22nd अमेंडमेंट थी, जिसके अंदर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको क्या किया गया था, चेंज किया गया था। तो लिहाजा जब वो चेंज हुआ तो थोड़ा सा वो हाईलाइटेड हो गया, तो उस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आ गए। अभी क्या है, अभी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो अफेक्ट क्या है, जो फाटा के मर्जर का आपकी पार्लियामेंट पे क्या अफेक्ट हुआ, तो वहाँ पे अफेक्ट हमें पता होना चाहिए कि जब फाटा का मर्जर हमारी पार्लियामेंट के साथ होता है तो पार्लियामेंट के कितने हाउस हैं, 2 है ना, एक अपर और एक लोअर। अपर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है और लोअर में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन है। तो जब फाटा मर्ज होता है तो जो लोअर हाउस है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उसकी सीट्स बढ़ा दी जाती हैं। बट सेनेट में जो 8 सीट्स थी पहले फाटा की वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, KP के छोटा है या KP के बड़ा हो गया, सीट्स उसकी कितनी रहनी है, इक्वल रहनी है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द मर्जर ऑन द क्या कह सकते हैं, सीट एलोकेशन ऑफ द KP के, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि फाटा मर्ज कब हुआ, 25th अमेंडमेंट में हुआ फाटा मर्ज। उसमें 25th अमेंडमेंट कब हुई, किसके दौर में हुई, वो मर्ज क्या हुआ, उसके सारे के सारे लीगल इफेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन सा आर्टिकल अमेंड हुआ। सबसे पहले आर्टिकल 1 अमेंड हो गया। आर्टिकल 1 के अंदर पहले क्या था, पाकिस्तान के 4 सूबे एंड फाटा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी फाटा नहीं है, फाटा का लफ्ज़ वहाँ से क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट होगा। उसके बाद है जनाब, give a detailed account of all amendments made in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan। तो अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं पे वो आपको देता ज़रूर है। क्वेश्चन नॉर्मली वहाँ से बना दिया जाता है कि जहाँ पर कोई नई अमेंडमेंट हुई हो। तो यहाँ पर 9वें के साथ जो 10वां नंबर मैंने छोड़ा था वो किस चीज़ के लिए आप कर लें, ऑल अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स ये नहीं कि आप अमेंडमेंट को उस अमेंडमेंट के तौर पर पढ़ें, आप ये देखें कि अमेंडमेंट ने किस आर्टिकल को जाके क्या किया है, अमेंड किया है। जिस आर्टिकल को उस अमेंडमेंट ने अमेंड किया लेटेस्ट ने, उसको आप ज़रूर पढ़ें।
जैसे मैंने आपको बताया कि जो 25th अमेंडमेंट है उसने किसको अमेंड किया, आर्टिकल 1 को अमेंड कर दिया। उसके बाद उसने किसको अमेंड कर दिया, सीट एलोकेशन में आर्टिकल 51, 52 के अंदर जो सीट एलोकेशन का टेबल है उसको जाके उसने अमेंड कर दिया। तो अमेंडमेंट्स ये भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सुनना चाहें तो इसके ऊपर भी लेक्चर पब्लिक में मौजूद होगा, जिसमें सारी की सारी अमेंडमेंट्स एक सिंगल लेक्चर के अंदर बताएंगे मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, डू यू एग्री दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वही बात फिर है कि कभी भी वो सिंपल क्वेश्चन नहीं दे रहा। कहता है जी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहीं पे एम्बेडेड है, अभी पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है। एक तो है आडि अल्टरम पार्टम है, और एक है नो मैन कैन, ये तो इसी को होगा, नो मैन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड और नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन काज। जो नो मैन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सबसे पहले कहाँ पे आता है, आर्टिकल 4 के अंदर आ जाता है। फिर ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ पे आता है, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, कि भाई सुने बगैर आपने सजा देनी ही नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये जो फेयर ट्रायल के हवाले से, ड्यू प्रोसेस के हवाले से, रूल ऑफ लॉ के हवाले से आर्टिकल्स हैं, बेसिकली ये सारे के सारे किसके हवाले से हैं, ये आपके नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद है जनाब एक्सप्लिकेट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 185 एंड आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए इसने एक आपको और डबल कन्फ्यूजन दिया, सिंगल कन्फ्यूजन नहीं दिया। कौन सा कन्फ्यूजन दिया है, डबल। वजह, हम जब भी पढ़ाते हैं, हम जब भी पढ़ते, या तो वो भूल गया पहली बात, और या उसने जानबूझकर ऐसा किया। दोनों चीज़ें। भूल क्यों गया है, क्योंकि एक्चुअल जो कंपैरिजन है वो आर्टिकल 184(3) और 199 का बनता है, कि जो पावर्स हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 199 के अंदर हैं, वही सेम पावर सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात है ना, आर्टिकल 184(3) के अंदर है, या 184 पूरे का पूरा आप कंपैरिजन कर लें। आर्टिकल 199 क्या है, ओरिजिनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स, जो हाई कोर्ट जारी करता है वो कहां पर मौजूद है, वो आर्टिकल 199 के अंदर मौजूद है जनाब। और जो हाई सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये सेम पावर आर्टिकल 184 में है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि हाई कोर्ट कैन नॉट टेक सुमोटो एक्शन अंडर आर्टिकल 199। वो सुमोटो खुद से कोई भी रिट जारी नहीं कर सकता। रिट जारी कर सकता है, खुद से जारी नहीं कर सकता, अज खुद नोटिस नहीं, जब तक उसके पास कोई पिटिशनर आके रिट पिटिशन फाइल ना करे, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की रिट इशू नहीं कर सकता। बट 184 इन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू टेक अज खुद नोटिस सुमोटो एक्शन। सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले सकता है, हाई कोर्ट नहीं ले सकता। असल तो ये बहस होती है, लेकिन अगर उसने इस बहस को क्या किया, 185 के साथ रिलेट किया है, तो 185 इज द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 199 इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। तो दोनों चीजें क्या हो गई, अलग हो गई। जब हाई कोर्ट किसी भी तरह अपनी पावर को एक्सरसाइज करता है, अंडर आर्टिकल 199 करता है, या द पावर ग्रांटेड टू द हाई कोर्ट बाय द CPC CRPC अपीलेट, जो उसकी पावर्स हैं, तो जब भी हाई कोर्ट कोई भी फैसला करता है तो हाई कोर्ट के सिविल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के खिलाफ अपील आर्टिकल 185 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फाइल की जा सकती है। तो अगर ये सवाल को आप इस ओरिजिनल सेंस में ले, तो दोनों का टोटल क्राइटेरिया ही क्या हो गया, चेंज हो गया, कि एक आर्टिकल क्या है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और एक आर्टिकल क्या है आपकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो अब यहाँ पे देखें उसने क्या किया, कंफ्यूज किया है या गलत है, जैसे ये इन इट्स प्रेजेंट सेंस हमने इसको 185 के साथ ही कंपेयर करना है। तो सवाल कभी भी वो नहीं आ रहे कि जो सिंपल है, बट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उसके लिए इंतहाई से भी ज़्यादा क्या है, सिंपल सवाल है। टोटल कितना कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आप लोग इसको पढ़ें आज बैठ के, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम चलें, हम जिस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं, 1 to 49 किताबें माशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों पर कि शायद किसी एक के हाथ में होंगी और किसी के हाथ में किताब हरगिज़ इसकी होगी ही नहीं। तो मैं आप लोगों को कैसे कहूँ कि इधर घर में तो आपके पास टाइम नहीं होता कि यहाँ पर थोड़ी सी शर्म खाकर आप इसको क्या कर लें, कम अज़ कम जो है वो थोड़ा सा इसको 50 आर्टिकल को 20 मिनट में अगर आप लोग पढ़ लेते, मेरा पढ़ाना भी आसान हो जाता, मेरा समझाना भी आसान हो जाता और आप लोगों के लिए समझना भी क्या हो जाता, आसान। लेकिन वज़न ज़्यादा है। कोई बंदा आप लोगों में से पैदल आता है जो कंधे पे बैग डाल के आता हो, कोई सिंगल पर्सन जो कहे कि सर
वो बड़ा भारा बस तो होता तो मेरे को उठाया नहीं जाता, सब गाड़ियों में आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, फिर भी डूब के मर जाओ, बेशरम लोग हैं आप। और कुछ अभी इसका माल निकालता हूँ, इसका हाल ये निकालता हूँ, सब लोगों से मैं भी पैसे लेता हूँ, बच्चे को भेजता हूँ, सबको किताबें आज मैं घर में पढ़ी भी है ना, उनको आग लगा देना, मैं नई किताबें अभी सबको मंगवा कर देता हूँ, फिर पढ़ाता हूँ आप लोगों को। फिर आपको पता होगा कि कल से आपने क्या करके आना है, किताब लेकर आनी है, ऐसे नहीं आना, ठीक है। अच्छा जनाब आगे चलें जी, कुछ और पेपर्स को पहले डिस्कस कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेपर में सवाल आते कैसे हैं। 2019 का पेपर है जी, ASJ का। पहला सवाल, वेदर द कैरिंग आउट आफ्टर प्रोलॉन्ग डिले ऑफ डेथ सेंटेंस विच हैज़ बिन लॉफुली पास्ड बाय अ कोर्ट कंपिटेंट जुरिसडिक्शन कैन बी अ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कन्विक्टेड मैन्स फंडामेंटल राइट डिस्कस। अब देखो उसने दो चीज़ों को आपस में मिक्स किया है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है और वेदर द कैरिंग आउट आफ्टर प्रोलॉन्ग डिले ऑफ अ डेथ सेंटेंस विच हैज़ बिन लॉफुली पास्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। अब किसी को सवाल की क्या कोई समझ आई है? कोई बंदा ऐसा जिसको सवाल की समझ आई है? वो कहता है कि हुआ ये है, एक बंदा उसको आपने डेथ सेंटेंस दे दी है। क्या दे दी है? डेथ सेंटेंस दे दी है। डेथ सेंटेंस में उसको बहुत तवील अरसा हो गया है और अभी तक उसकी डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट, प्रोलॉन्ग्ड कन्विक्शन होगी, जैसे पाकिस्तान में होता है 12-12, 14-14, 15-15 साल आपको क्या लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपील तक पहुंचते पहुंचते लग जाते हैं। कहता है फिर आप उसको डेथ सेंटेंस भी दे रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट में उसको उठाकर मिलाएं आर्टिकल 13 के साथ। आर्टिकल 13 कहता है जी नो मैन कैन बी पुनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस है। अगर कोई बंदा सेम ऑफेंस के लिए दो बार पुनिश नहीं हो सकता तो एक बार तो आपने उसको इक्वल टू प्रोलॉन्ग कन्विक्शन, आपने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तो दे ही दी है, उसके बाद फिर उसको डेथ, अगर देनी थी डेथ सेंटेंस तो फ़ौरन दे देते। अगर किसी शख्स की सज़ा डेथ सेंटेंस है और आपने उसको अपील और उन मामलात में इतना प्रोलॉन्ग कर दिया कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी काट चुका है और फर्दर आगे उसको डेथ सेंटेंस भी आप दे रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाइबल है? या तो पहले जो समझेगा इस सवाल को वही इसका जवाब देगा, नहीं तो क्या करेंगे आप, छोड़ो ये तो पता नहीं क्या कह रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं साइड पे। अच्छा, इन वट मैटर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आउस द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन कब कब हाई कोर्ट की जुडिशल रिव्यू की जो पावर है उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। पहले तो बताएं कि जुडिशल रिव्यू है क्या, हाई कोर्ट कहाँ कहाँ पर वो ले सकते। एक तो थोड़ा सा मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ कि हाई कोर्ट को सबसे पहली बात है कि सुमोटो एक्शन लेने की पावर नहीं है। और उसके बाद अगर आप जाकर पढ़ें, दो आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल ये कहता है कि जनाब जो आपके मामलात हैं, कौन से आपके मामलात हैं, कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अंदर हाई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। तो यही पूछ रहा है कि हाई कोर्ट कब कब जुडिशल रिव्यू नहीं करता। वो कहता है प्रिंसिपल पॉलिसी का आप आर्टिकल पहले पढ़ेंगे ना, वो कहते हैं इधर कोई भी रिट शीट फाइल नहीं हो सकती। फिर आप चैप्टर में चले जाएं पार्लियामेंट के, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट पार्लियामेंट्री बहस के ऊपर किसी किस्म का कोई भी उसका इख्तियार नहीं है। इसी तरह पार्लियामेंट का जुडिशरी के मामले में इख्तियार नहीं है, जुडिशरी का पार्लियामेंट के मामलों में इख्तियार नहीं है। तो इसका जवाब आपको वहाँ से मिलेगा। व्हेन एंड हाउ अ केयर टेकर कैबिनेट इज़ फॉर्म्ड, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द केयर टेकर कैबिनेट। तो पहले तो मैं पता हो कैबिनेट क्या है, केयर टेकर कैबिनेट क्या है, क्या उसकी पावर्स है। और अभी ये सवाल गर्दिश कर रहा है क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा वो शोर चला हुआ है तहरीक अदम एतमाद का गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अब आपको जब तहरीक अदम एतमाद का शोर है तो आपको पता हो कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौन लेकर आएगा, कब लेकर आएगा, कितनी उसके साथ 20% वोटेज चाहिए, वो पास कैसे होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो अब इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर हम करंट उसके हवाले से बात करें तो जो आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, उसके हवाले से ये सारी चीज़ें। और अब जब डेफिनेटली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास होगा, गवर्नमेंट आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद कौन सी गवर्नमेंट आएगी, केयर टेकर कैबिनेट आएगी, वो पूरे के पूरे मुल्क को चलाएगी। एक्सप्लेन इन डिटेल द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लाम। देखिए इसने फिर सवाल को पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पूछा, वहाँ पे पूछा था पावर ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब था प्राइम मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द जो स्टेट है वो हमारा प्रेसिडेंट है। तो कौन सा सवाल आ गया जनाब, प्रेसिडेंट, उसकी सारी की सारी पावर्स, जो वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है बेसिकली यहाँ पे ये। अब उसने सवाल प्राइम मिनिस्टर का दिया, सवाल प्रेसिडेंट का दिया, लेकिन नाम उसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि जिसको पता है कि ये कौन है वो इसका जवाब करेगा, जिसको नहीं पता वो इसका जवाब नहीं दे सकेगा। और उसके बाद आगे कौन सा जनाब, लास्ट पेपर जो आज का है,
The judiciary has changed the course of the constitutional history of Pakistan, critically examined the statement in the light of the various judgments of the superior courts, beginning from Maulvi Tamizuddin Khan case. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. अगर बाकी बातें किसी को भूल जाएं तो जो LLB में कॉन्स्टिट्यूशनल के लीडिंग आपने केसेस पढ़े थे ना, पहला मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का पढ़ा था, दूसरा डोसो वाला केस पढ़ा था, उसके बाद आपने बेगम नुसरत भुट्टो का केस पढ़ा था, अस्मा जिलानी का केस पढ़ा था. अगर किसी को फर्दर याद हो तो ज़फ़र अली शाह वाला केस रख सकते हैं, नवाज शरीफ वाला केस रख सकते हैं. उसके बाद जो केस उसका आया था, क्या नाम है, अपने असफंदियार वली वाला, जो नैब के हवाले से. तो ये सारे के सारे केस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो 8-7 केसेस हैं, इनमें से जितने आपको याद ना, तो वो क्या कहता है कि जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया मुल्क का, अच्छा जुडिशरी ने, जो मैंने अपलोड करना लेक्चर यार, जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने जो जो मामलात जहाँ जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप्स, जहाँ जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर जुडिशरी ने हाई जो आपके मार्शल लॉ को वैलिडेट किया, इनवैलिडेट किया, जो जो मामलात हैं वो सारे के सारे इस क्वेश्चन के अंदर उसने बेसिकली आपसे पूछ लिए. Write a short note on the following observation. The principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice are enunciated by Islam shall be fully observed in Pakistan. Preamble to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The state shall ensure the elimination of all forms of exploitation. The doctrine of separation of power is adopted. The judges are now placed in new role. They becoming responsible for introducing reforms in the large sanction. कहता है जी कि ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन दी गई, इनके ऊपर आप क्या लिखें नोट. सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ये किस चैप्टर से हैं, किस पार्ट से हैं, किस आर्टिकल में इसका जिक्र है. उसके बाद फर्दर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये चीज़ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा. तो बेसिकली हर क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये उस शख्स के लिए जिसने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि समझा हुआ है. किसी सवाल में, अभी तक 2 सवाल में और आपको बता दूं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज़ द लॉन्ग परसिस्टिंग, आ गए जनाब. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब कहाँ से आ गए आप, फेडरेशन से आ गए. उसके बाद विच पब्लिक ऑफिसर होल्ड्स इन पाकिस्तान एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसीडिंग अगेंस्ट देम. किस किस के पास जनाब है, सदर के पास भी है, वज़ीर आज़म के पास भी है, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली के पास भी है, कैबिनेट वालों के पास भी है. कब कब है वो सारी बातें इसमें आ जाएँ कि सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस एंड लिमिटेशंस में द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अज्यूम द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग मैटर्स विद इन द एक्सक्लूसिव कंपिटेंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. उठा के फिर वो घुमा के कहाँ लाया आपको, इसमें तो इमरजेंसी का लफ्ज़ कोई नहीं है ना. सवाल क्या है गौर से उसने, कहता है जी कि सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस एंड लिमिटेशंस मे द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अज्यूम द पावर टू मेक लॉज रिगार्डिंग मैटर्स विद इन द एक्सक्लूसिव कंपिटेंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. शुरू करेंगे हम यहाँ से कि पाकिस्तान क्या है, फेडरेशन है. फेडरेशन है तो हमारी 2 तरह की कानून साजी, 2 असम्बली हैं, एक हमारी पार्लियामेंट है और एक क्या है, सूबाई असम्बली है. जब मुल्क में एमरजेंसी लगती है तो फिर आप बताएंगे एमरजेंसी कब कब लगती है, कौन लगाता है. तो एमरजेंसी में पहली चीज़ क्या होती है कि जिस सूबे पर एमरजेंसी लगाई जाती है उसकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती हैं और वो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट में आ जाता है. तो वहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, अभी मसला ये है कि अक्सर ऐसे भी चेहरे हैं जिनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और असम्बली जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ पर कोई फ़र्क है भी कि नहीं. बनना की है, ज़िद की है, घरों की करके आए, अम्मा मैं जज लगना है और काम मैं कोई नहीं करना, ना मैंने बर्तन धोने हैं, ना मैंने कपड़े धोने हैं, ना मैंने झाड़ू लगाना है, खाना तो मुझसे पकवाना ही नहीं है क्योंकि मैंने क्या बनना है बड़े होके, जज बनना. बस आप लोग भी घरों से ऐसे ही आए हैं जज बनने के लिए अपने अब्बा जी को. मैं जनाब की इधर तो ये वाले मामले इधर की, मैं खेती बाड़ी नहीं करनी, मैं दुकान पे नहीं बैठना, मैं फ़लाँ काम नहीं करना, की बनना है, जज लगना है. और जज लगने के लिए थोड़ा सा अच्छा तो क्या हुआ देखें अभी उसने किया क्या. सिंपल आपको जवाब इसका वैसे 1 लाइनर है. जवाब ये है कि जब एमरजेंसी लगाई जाती है तो एमरजेंसी में सूबे की अपनी असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है और उसके बाद उसकी जो कैबिनेट है, गवर्नमेंट है, वो घर चली जाती है और वो डायरेक्ट कंट्रोल किसको हो जाता है, पार्लियामेंट को. लेकिन आप इसको फॉर्म अप कैसे करेंगे, क्वेश्चन असल चीज़ है क्वेश्चन को फॉर्म अप करना. फॉर्म अप ऐसे होगा कि पहले आप उसे बताएंगे कि पाकिस्तान फेडरेशन है, फेडरेशन में किस तरह करके कानून साजी होती है और फिर एमरजेंसी कब कब लगाई जाती है और इफेक्ट ऑफ द एमरजेंसी है कि जिसमें क्या होगा कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो बेसिकली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्योंकि ख़त्म हो जाएगी, प्रोविंसी ख़त्म हो गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही ख़त्म हो गया, सूबा डायरेक्ट किसके अंडर आ गया, वफाक के अंडर आ गया. तो उसके मामले में जो भी कानून साजी है वो कौन करेगा, वो आपका वफाक करेगा. तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह करके अगर आप इस सिंपल इस पेपर जो भी हमने अभी डिस्कस किए हैं सिविल जज के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि कोई राइट और नोट नहीं आया, कोई सीधी सीधी बात नहीं आई.
और जो क्वेश्चन जितने अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो कहाँ कहाँ से घूम रहे हैं, इन बेसिक कंसेप्ट के साथ वो किसी न किसी जनरल कंसेप्ट को क्या कर देता है, एसोसिएट कर देता है, अटैच कर देता है। तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट्स आपको पढ़ने चाहिए, और अगर आप इसमें थोड़ा सा एडिशन करें कि इनको कंपैरेटिवली अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड उसमें भी देखें तो आपके लिए क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई बंदा कहे जिसमें कोई शॉर्टकट, इसमें कोई किसी किस्म की वो समझी कुछ भी, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। एक सिंपल सी चीज़ जहन में रख लें। और इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको, मैंने एक दिन नहीं कहा, इसको 6 हिस्सों पे डिवाइड करने के टोटल इसके पेज कितने बनेंगे, 250 पेज हैं। 50 पेज रोज़ाना पढ़ें, कितना टाइम लगेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 1.5 घंटा, लेकिन इतना टाइम इसको कम से कम अगर आप देंगे तो आपका ये पेपर भी क्या हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी तक जो बाकी हम माइनर की सूरत में बाकी 3 पेपर हमारे तैयार हो चुके हैं, लेकिन जनरल लॉ का जो पेपर है उसमें इसका रोल एंड टास्क, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन अच्छे तरीके से करते हैं और साथ क्या चीज़ आ जाएगी, कानून शहादत वैसे सिंपल है, तो इन दोनों का कम्बिनेशन आपको होगा तो पेपर आपका वो पास होने के काबिल हो जाएगा। सिंगल पेपर में आपको 40 मार्क्स चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट में आपको 50+ चाहिए। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि आपको 40 का धक्का लगा के वो 40 वाली लिमिट क्या करवा लें, क्रॉस करवा दें। उसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और किसी एक पेपर में आप 60 पे जाते हैं, एक पेपर या 2 पेपर में, तो आप क्या कर लेंगे, 60+ में जब जाएंगे तो आपका वो 40+ वाला मामला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एवरेज आपकी जो है वो आखिर पे जाके बराबर हो जाती है। तो लिहाजा पहले तो पासिंग में आए कि ये अक्सर ऐसा भी है, पिछली बार जो है काफ़ी बच्चे ऐसे थे कि जिनके 6 पेपर पास हैं और वो 7वें पेपर में 1 या 2 नंबर से रहे हुए हैं। एग्रीगेट भी अच्छी है, एवरेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक पेपर की वजह से वो क्या हो रहे हैं। तो हर पेपर को आप उसके मुताबिक क्या करें जनाब, टाइम दें ताकि आपका ये मामला हल हो। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछते तो पूछें, नहीं तो हम इसको पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर।